हमारा आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही टॉपिक चलेगा बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम्स, यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स ने परमाणु, ये बेटा देखो एक हमारा परमाणु है, ठीक है। परमाणु पर अल्फा कणों का प्रयोग किया था। अल्फा कणों, इसलिए इसको रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग मॉडल ऑफ एटम्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या दिया था रदरफोर्ड्स ने? 20,000 अल्फा कणों, 20,000 अल्फा कणों को परमाणु के बीच से गुजारा। रदरफोर्ड ने जब परमाणु पर बहुत सारी अल्फा कणों को जब परमाणु पर डाला तो उन्होंने देखा कि हमारी लगभग 90% से अधिक, कितनी बेटा? 90% से अधिक जो अल्फा कण थे हमारे, वो परमाणु के पार चले गए। 90% से अधिक परमाणु के पार चले गए, तो जिससे इन्होंने रिजल्ट निकाला था कि परमाणु हमारा कैसा होता है? खोखला, यानी कि हॉलो टाइप, ठीक है। जब परमाणु पर उन्होंने बहुत सारी लगभग 20,000 अल्फा कणों को एक साथ जब डाला तो देखा कि उन्होंने मोस्टली सारी अल्फा कणें जो परमाणु के पार चली गई, जिससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला पहला कि परमाणु जो होता है हमारा खोखला होता है। फिर उन्होंने देखा आगे और देखा रदरफोर्ड ने, इसमें से एक का जो हमारी अल्फा कण थी वो 90 डिग्री के कोण से अधिक पर पार चली गई। कितने डिग्री कोण बेटा? 90 डिग्री के कोण से अधिक, 90 डिग्री के कोण से अधिक। ऐसे समझो कि इतने में से 8-10 अल्फा कणें जो थी, जैसे मोस्टली पार चली गई, 20,000 में से 8-10 अल्फा कणें जो थी 90 डिग्री के अधिक से कोण से पार चली गई, ठीक है, विचलित हो गई 90 डिग्री के कोण से अधिक। थर्ड पॉइंट आता है, उन्होंने देखा कि 1-2 अल्फा कण, 20,000 में से 1 या 2 अल्फा कण जो परमाणु का केंद्र है वहां से विचलित होकर वापस लौट गई। सेंटर से, केंद्र सेंटर से वापस लौट गई। मतलब समझ लो आप 180 डिग्री के कोण से पुनः वापस आ गई। इससे तो अंदाजा इन्होंने ये लगाया कि जो हमारा परमाणु है, तो परमाणु के केंद्र है वो बहुत सूक्ष्म है, छोटा है, ठीक है। और ये जो विचलित हुआ अल्फा कण हमारी कैसी होती है बेटा? धनात्मक होती है। उसके साथ ही इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जो हमारा परमाणु है, परमाणु में केंद्र में एक ऐसा है भाग जो धनात्मक होता है। जब ये केंद्र से अल्फा कण विचलित हो गई, क्योंकि पॉजिटिव रिपल्सन होता है, धनात्मक रिपल्सन हुआ तो ये विचलित हो गई
तो इन्होंने निष्कर्ष दूसरा निकाला। पहला निष्कर्ष तो बेटा ये था कि खोखला होता है, दूसरा निष्कर्ष था कि इसमें क्या है, धनात्मक आवेश है, और केंद्र में क्या है, सूक्ष्म परमाणु का जो है केंद्र है वो कैसा है, सूक्ष्म है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल है, जिसमें से जो अल्फा कण जो थी 180 डिग्री के कोण से विचलित होकर पुनः वापस लौट गई। ये 3 निष्कर्ष निकाले थे रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल में। नोट करें। बीच से अल्फा कण आई हमारी तो 90 डिग्री के अधिक कोण से विचलित हो गई, मतलब टकराकर आगे पीछे हो गई, ठीक है। और जब बीच में एक छोटा सा भाग जो केंद्र है परमाणु का नाभिक है, ठीक है, वहां से 180 डिग्री से पुनः वापस आ गई। तो उन्होंने सिर्फ 3 निष्कर्ष निकाले कि परमाणु हमारा खोखला होता है, मतलब खाली होता है स्पेस उसका, बीच में धनावेश होता है और धनावेश के साथ परमाणु का केंद्र होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। हो गया बेटा? नहीं सर। हमारा कम है ना, कोई बात हाँ सर, थोड़ा इंग्लिश में लिखवा हो गया सर। हो गया बेटा? बेटा अब हमारा रहेगा एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है बताएगा कोई? किसी भी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, यही तो है। द टोटल नंबर
of protons of an atom of an element are atomic number। ठीक है, मतलब किसी भी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसके एक डेफिनेशन है, इसे भी कह सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित उदासीन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन of a neutral electron of an atom, the total number of electron, the total number of neutral the total number of electron of a neutral atom are called atomic number। हिंदी में भी लिखना है क्या? ऊपर वाले की डेफिनेशन, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बेटा न्यूट्रल आइटम का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, सोडियम है, ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, इस समय न्यूट्रल आइटम है। जब इस पर चार्ज आ जाएगा तब ये न्यूट्रल आइटम नहीं माना जाएगा। हाँ, ठीक है, प्लस माइनस जो भी आयन, अगर आयन कोई सा भी तत्व का परमाणु जिसमें आयन है तो वो आपका न्यूट्रल परमाणु नहीं माना जाएगा। तो उसमें आप उस कंडीशन में आप ये डेफिनेशन अलाउ नहीं कर सकते। ये डेफिनेशन है कि न्यूट्रल आइटम होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्योंकि चेंज हो जाएगी। तो क्यों होगी, अभी इसका एग्जाम्पल में देखें। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लो 6 कार्बन 12, तो इसमें परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 6। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन कितने हैं? 6, इसलिए इसमें परमाणु क्रमांक 6। इसका फार्मूला हमारा ये होता है एटॉमिक नंबर, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर्स ऑफ न्यूट्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in
न्यूट्रल आइटम। ये रहेगा, यानी कि A इक्वल टू Z इक्वल टू P इक्वल टू E, इलेक्ट्रॉन। P मतलब प्रोटॉन, P पॉजिटिव क्योंकि प्रोटॉन धनायन होता है, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, तो इस प्रकार Z बराबर P बराबर E इक्वल टू 6, ये रहेगा आपका। इसके बाद में अभी उतारना बेटा, जो हमने बताया था कि न्यूट्रल आइटम्स, जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया था सोडियम का, 11 सोडियम 23 होता है, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए बेटा हमारे? प्रोटॉन 11 है। अब Na प्लस लेंगे हम, तो इसमें प्रोटॉन है, तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन भी 11 है, ठीक। अब Na प्लस में अगर हम करेंगे तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 11, और इलेक्ट्रॉन 11 माइनस 1, क्योंकि 1 क्या है? पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन होगा तो माइनस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना आया? 10। इसलिए वहां पर न्यूट्रल आइटम लिखा इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन में। किसी एटम्स में अगर चार्ज होगा, उस बेस पे केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन के आधार पर करेंगे तो वो आपकी गलत मानी जाएगी, ठीक है। अब आप नोट कर लीजिए। एक चीज ना यहाँ पे डाल, ये जेड है, ठीक है। नोट कर लीजिए यार। हो गया बेटा? नेक्स्ट करें? हाँ,
बेटा बात करते हैं हम एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर या एटॉमिक वेट। परमाणु द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या परमाणु भार, ये तीनों नाम इक्वल है। ठीक है बेटा। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में, इसकी डेफिनेशन बेटा आएगी, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं। इंग्लिश में बेटा total number of proton and neutron present in the nucleus of an atom of an element are called atomic mass number। ठीक है बेटा। It is denoted by A। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। तो वही तो है, उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या प्रेजेंट होंगे तो एक परमाणु वही तो होंगे, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, दूसरा तो नहीं होगा। उसका योग भी कर लो, योग और लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? एक परमाणु है उसमें 5 6 हैं और इधर 4 हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ही तो है ये परमाणु के, तो दोनों की क्वांटिटी सेम ही तो होगी काउंटिंग। चाहे योग कर लो, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आपके कहने का मतलब ये है ना, वो भी डेफिनेशन सही है। प्रेजेंट का प्रेजेंट उपस्थित का मतलब क्या है? दोनों का मानना है, हम दोनों का मान, किसी एक को नहीं मानना है। जैसे सम न्यूट्रॉन उसमें आता है आपका समस्थानिक, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या समान रहेगी, न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट रहेगी, तब दोनों कंडीशन में अलग अलग लिखेंगे। हम तो दोनों नाभिक में ही है, समझे?
ए से दर्शाते हैं तो ए बराबर बेटा P प्लस N, ये आएगा आपका। अब जाके ये डेफिनेशन बनेगी जो आप बोल रहे हो। उसके बाद जब हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, फिजिक्स में भी आपने देखा होगा, डेरिवेशन जब सिद्ध हो जाता है तो उसके नीचे जो भी निकल के आता है उसके बाद में डेफिनेशन होती है निकल के अलग। जैसे कि हमने डेफिनेशन आपको बताई थी PV = K, सॉल्व कर, जब हमने ये सॉल्व किया था बायस का ना, तो स्थिर ताप पर तो वो डेफिनेशन अलग थी। फिर इसके बाद में जब ये डेरिवेशन निकल के आया तो इसके बेस पे हमने एक डेफिनेशन और निकाल दी कि दाब एवं आयतन के गुणनफल को स्थिर ताप पर जो नियतांक होता है क्या था, इक्वल होता है। हाँ, तो वो वाले वो उस बेस पे हमने ये लिखा था 1/V, ये लिखा था कि बाद में लगाया था, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लिखा था व्युत्क्रमण पर। और जब हम कहेंगे कि स्थिर ताप पर, ठीक है, किसी स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब एवं आयतन का गुणनफल एक समानुपाती होता है, तब ये डेफिनेशन रहेगा, तब ये रहेगा। इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये निकल के आया। अब आप कह सकते हो कि किसी आइटम्स में जो भी परमाणु भार जो है वो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद में बेटा फॉर एग्जाम्पल, ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपका 6 कार्बन 12, ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं बेटा, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन 6, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पर देखें बेटा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, हम परमाणु भार A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। जब न्यूट्रॉन को हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ये फार्मूला ये आ जाएगा कि NA - P, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या, इनकी एटॉमिक वेट माइनस करेंगे प्रोटॉनों की संख्या को, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा, 12 - 6 = 6। फिर हमारा आया एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर, परमाणु भार, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं P + N, यानी कि 6 = 6, 12। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपका नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 14, ये सेम हो जाएगा फिर, ठीक है। इसकी जगह पे हम लेते हैं 4 बेरिलियम 9, ठीक है बेटा। इसमें देखो प्रोटॉन कितना है, 4, ठीक है, प्रोटॉन 4 है। इसका फिर हमारा न्यूट्रॉन निकालेंगे तो A - P रहेगा, जिसमें से हमें दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, 9 - 4 = 5। तो N = कितना आएगा, 5, और A P + N यानी कि 5 + 4 तो 9। ये सवाल जो है वो इस तरीके से ना आकर इस तरीके से आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है। पहले ये नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसे नोट कर लो बेटा।
पीछे बेटा। मतलब इस फार्मूले से आप न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये एटॉमिक वेट वाला A = P + n है न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन जो है इसमें अगर हम बनाएंगे तो लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन, फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन इन आइटम 6 कार्बन 1। ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जिसमें हमारा क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है और एटॉमिक वेट A दिया हुआ है, तब न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। ऐसे एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 12 and एटॉमिक नंबर परमाणु भार या परमाणु संख्या is 24, then calculate the value of न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉनों की संख्या 12 है और परमाणु भार हमारा जो है या परमाणु संख्या 24, तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा क्या रहेगा, गिवन मतलब दिया हुआ है क्या है, P = 12, A = 24 और n ज्ञात करवा रहा है। और एटॉमिक वेट का फार्मूला होता है हमारा EP + n A - P, तो n = 24 - 12, n = 12। ठीक है बेटा। बैक करना है क्या? नहीं, बैग नहीं आना है। करवाइए, हो गई। हो गया। वैसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो एक समझाया है, क्वेश्चन आए थे बात में मुझे आया होगा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जब कैलकुलेट करने को आएगा तब इसी तरीके से आएगा। सर जो ऐसे कोई क्वेश्चन करवा दीजिए जो इसमें आया हो, हमें समझ अभी में आ करवा जाए। इसी के बाद में जब आएगा ऐसे बॉक्स के बाद हमें पता चल जाएगा कैसे आता है।
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन of the atom 26 आयरन 56। ये क्वेश्चन है जो आपका आया हुआ है। 26 आयरन 56 में प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को कैलकुलेट करना है। सर क्या है? Calculate the value of proton, neutron and electron of the atoms 26 iron 56। कब आया सर ये क्वेश्चन? कौन सी सर में आया? ये आपका आया था 1998 का। 1998 मतलब जो क्वेश्चन कुछ रिपीटेड भी होते हैं, ठीक है। आप कोई सा भी आपका प्रैक्टिस सेट लेंगे तो उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें डेट पड़ी हुई होगी, ठीक है। 2021 भी, 22 में भी, 23 में भी, ठीक है। 10, 12 सब आपको जो क्वेश्चन कराएंगे ये सब आने वाले होंगे, ठीक है। मतलब जो आ चुके हैं। हाँ, ऐसे कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं, सब तरीके के क्वेश्चन अभी डिफिकल्ट भी आएंगे। बेटा इसको देखते हैं। गिवन हमारा क्या दिया हुआ है? प्रोटॉन दिया हुआ है हमारा 26 आयरन 56 में परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 26। हमारा फार्मूला क्या है? परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉन 26 और एक फार्मूला हमारा ये भी है, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 26। इसमें ए कितना है बेटा? 56। तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी? ए माइनस पी 56 माइनस 26 कितना आएगा बेटा? 30। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन 26, 30 और 26 ये ऑप्शन होंगे आपके। तो उसमें इस तरीके से दिया हुआ होगा 26, 30, 26 या 26, 30, 25 मतलब नियरेस्ट अमाउंट, जिसमें दो सेम होंगे, एक डिफरेंट, किसी में एक सेम, दो डिफरेंट। तो कभी कभी जल्दबाजी में होता ना, निकाल लिया, दो सेम लगा तो वो टिक लगा देते हैं, बोला भर देते हैं, तीनों का नहीं करते हैं। इसलिए जो भी सवाल में जो भी कैलकुलेशन दी हुई हो तो सबकी करनी चाहिए। नेक्स्ट अब हमारा रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्व का निरूपण, कोई भी तत्व होगा तो उसका निरूपण किस प्रकार करेंगे? इसमें बेटा ये जो एक्स है, ठीक है, ये एटम्स को डिनोट करता है या एलिमेंट्स, ठीक है। जेड एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। और ए फॉर एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। या मास नंबर।
नोट करिएगा। बैक वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए तुम क्या? हो गया बेटा? ये अब हमारा रहेगा बेटा आइसोटॉप्स। समस्थानिक। समस्थानिक में बेटा समस्थानिक दो शब्दों से बना मिलकर बना है, आइसो और टो। आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, टॉप का मतलब होता है प्लेस, स्थान। सबसे पहले फ्रेडरिक सोडी ने आइसोटॉप्स के बारे में बताया था। आइसोटॉप्स क्या होते हैं बेटा? एटम्स with the same numbers of protons but different numbers of neutrons are called isotopes. मतलब ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न, समस्थानिक कहलाएंगे। नोट कर ले बेटा, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं।
द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। बेटा सर हो गया। हो गया। सर आप जल्दी जल्दी करवाया करें, बच्चे ऐसे ही करते हैं, बहुत बेसिक बनते खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं बेटा, कौन कौन से? यानी कि 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। वन H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कार्बन के देखो बेटा 6C12 एंड 6C14। इसी प्रकार क्लोरीन का 17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37 ETC। मतलब एक ही तत्व के समस्थानिक होंगे। सबसे ज्यादा समस्थानिक वाला आइटम्स कौन सा है बताओ? पोलेनियम, ट्वेंटी 27 होते हैं। जैसे कार्बन के 2 हैं, 3, 4, एल्युमिनियम के 2, 3, इस तरीके से होते हैं। लेकिन पोलेनियम एक ऐसा तत्व है जिसके सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स होते हैं 27। और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटॉप्स के नाम दिए गए। Only hydrogen atom मतलब केवल हाइड्रोजन आइटम्स के आइसोटॉप्स के नाम दिए गए हैं। कौन कौन से? पहले का 1H1 का क्या नाम बेटा? प्रोटियम। 1H2 का ड्यूटेरियम, 1H3 का ट्राइटियम। बाकी और किसी भी एलिमेंट्स के जो आइटम्स हैं उनके समस्थानिक के नाम नहीं दिए हैं, केवल समस्थानिक बता दिए गए हैं। जैसे कार्बन का, क्लोरीन का, लेकिन इनका कोई नाम निर्धारण नहीं किया गया है हाइड्रोजन के अलावा। और करो
उल्टा लिख दिया, ठीक है। आई पहले लिख के टी आ रही, टी आई। नेक्स्ट बेटा रहेगा आपका आइसोबार, संभारिक, संभारिक, जैसे सम स्थानिक और ये संभारिक। जैसे कि इसका नाम भी है आइसोबार, क्या समान होगा इसमें? भार मतलब एटॉमिक वेट, मतलब विभिन्न तत्वों के। इसमें सेम वाला नहीं रहेगा, इसमें डिफरेंट एटम्स आ जाएंगे। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु भार समान एवं परमाणु क्रमांक भिन्न होंगे, भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि एटम्स डिफरेंट, बेटा साथ रहिए पीछे। Atoms of different elements which atomic weight are same atomic number, different atomic number are called isobar. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 कार्बन 12, ठीक, 18 आर्गन 40 and 20 कैल्शियम 40, ठीक है। 6 कार्बन 40 and 7 नाइट्रोजन 40, इट इज, ये रहेंगे हम। अभी इसी के आगे प्लान कॉन्फिडेंट आएगा, नोट कर लो बेटा।
हो गया बेटा? हो गया। नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ था, बाद में कर लेंगे, ठीक है? सब न्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक, मतलब इसमें भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, ठीक है, ना कि एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर। भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, भिन्न होती है, परंतु इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। Atoms of different elements whose atomic number and mass number are different, but number of neutrons are same called आइसोन्यूट्रॉनिक। नीचे लिख देना बेटा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 14 and 7 नाइट्रोजन 15। इसमें देखो बेटा प्रोटॉन 6, तो जेड भी हमारा परमाणु क्रमांक की 6 होगा इसमें, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स 14 माइनस 6 करेंगे 8 आएगा। नाइट्रोजन में देखो जेड 7 और n इक्वल टू 15 माइनस 7 8 सेम है। नोट करिए। ऑक्सीजन 16 भी ऐड कर सकते हैं।
इसको हटवा देना है। तो 7, 9, 15 की जगह साथ में कुछ और भी दिया है उसमें हमने 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14 भी दिया होगा, उसमें एटॉमिक वेट माना। जी सर, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है बेटा? सेम न्यूट्रॉन्स होंगे, वो हमारा सब न्यूट्रॉनिक आइसो न्यूट्रॉनिक होगा, बाकी दोनों डिफरेंट होंगे। परमाणु भार जो है ये भी चेंज होगा, ठीक, और परमाणु क्रमांक है ये भी चेंज होगा। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ न्यूट्रॉन से, हम यहाँ पर न्यूट्रॉन को लेंगे। दो तत्व होंगे विभिन्न एटम्स, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो वो दोनों आपस में सब न्यूट्रॉनिक होंगे। निश्चित कार्बन 12 वाला नहीं आएगा इसमें, जो आपका हेडिंग्स है उसके अकॉर्डिंग वाला एग्जाम्पल मत देखिए कि किसके साथ में क्या इंडिकेट हो रहा है, यही तो आपको देखना है क्वेश्चन में, यही तो आपको देखना है। वो संभारिक वाला था, उसमें हम ये इंडिकेट कर रहे थे 6 कार्बन 12 वाला आप कर रहे हो, हमने वहां पर लिया था 6 कार्बन 14 7 नाइट्रोजन 14, जो एक्चुअल में होता है। ये वाला जो है ये कार्बन का अपर रूप है, जो ये उसका परमाणु भार 14 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या दर्शाया था कि परमाणु भार जो सेम है, तो इन दोनों का परमाणु भार सेम आ रहा है, तो कार्बन का एक अपर रूप है, वो हमारे संभारिक हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन का एक अपर रूप है दूसरा, जिसका परमाणु भार 15 है, वो कार्बन के अपर रूप के साथ में सब न्यूट्रॉनिक को दर्शाता है। हाँ होते हैं, यहाँ पर आप 8 ऑक्सीजन 16 भी ले सकते हो एग्जाम्पल में, ठीक है। 9 फ्लोरीन 17 भी ले सकते हो, मतलब विभिन्न तत्व, सब अलग अलग तत्व हैं, विभिन्न तत्वों के जिनके परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी, है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या तो समान है, इसलिए नोट कर लिया, नोट सब इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम डेफिनेशन है उसी की तरह। विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भी भिन्न रहेगा, परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न रहेगा, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसमें रहेगा देखो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आयन या मूलक जिनके
परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, भिन्न हो सकती है, भिन्न होती है, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। सब इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में आपका रहेगा डिफरेंट वाला वही रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज में वही। और एग्जाम्पल इसका सोडियम प्लस नियॉन मैग्नीशियम +2 एल्युमिनियम +3। इसे ऐसे समझे बेटा, 11 सोडियम होता है। केवल अगर हम सोडियम की बात करें तो इसमें Z=P E 11 और सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन 10 होगा। नियॉन में 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 12 में से 10 दो जाएंगे तो कितना बचा बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम सेम कंडीशन, 13 - 3 = 10। मतलब डिफरेंट आपके एटम्स हो गए, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो गई, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन लिखते हैं। ये लिखा ठीक है, लिखा न्यूट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन केवल क्वेश्चन आप करवाएंगे। क्वेश्चन बेटा आप देखिए, सब हाइट में है। 14 सिलिकॉन, 30 15 फास्फोरस, 31 and 60 सल्फर, 32 आर। इसमें आपको पहचानना क्या है? आइसोटोन्स फर्स्ट ऑप्शन, आइसोबार सेकंड ऑप्शन, आइसोटॉप थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपका माइक्रो न्यूक्लियस, मिरर न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी
the following species we call 80 argon 14, 19 पोटेशियम 14, 20 कैल्शियम 14। What will the species we call 6C14, 7N15 अभी बेटा न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 30 एल्युमिनियम 27। ये आपको घर से करके लाना, ठीक है। बाद में यूरेनियम 238। हाँ पहले का बताओ, यहीं पे पहला वाला करते हैं बेटे। 14 सिलिकॉन 30, ठीक है। 15 फास्फोरस 31, 16 सल्फर 32 आर, मतलब आइसोटोन्स है या आइसोबार, आइसोटॉप या मिरर न्यूक्लियस, इनमें से कौन सा है? तो हम क्या देखेंगे, तो 30, 31 और 32, मतलब ये हमारा डिफरेंट है, सेम नहीं है तीनों में, ठीक है। यानी इसे ऐसे लिख लेते हैं A=SiPs, सेम नहीं है, ठीक। और Z=SiP और S सेम है, नहीं है ना? तो हम क्या देखेंगे, अब N। सिलिकॉन में देखेंगे हम न्यूट्रॉन 30 - 14 = 16 हो रहा है। अब हम फास्फोरस का देखते हैं बेटा N, 31 - 15 = 16, और सल्फर में भी हमारा 32 - 16 = 16, मतलब न्यूट्रॉन जो है हमारे फास्फोरस में, सिलिकॉन में, सल्फर में बराबर है। तो ये क्या हो गया हमारा, जिसमें न्यूट्रॉन बराबर होंगे वो क्या कहलाएगा, सब न्यूट्रॉनिक, इंग्लिश में आइसोटोन। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, आइसोटोन। आगे ये क्वेश्चन भी नोट करिए, और कल दिखाएंगे, सब लोग बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। एक बार बैक कर देना।
पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा आइसोटोन्स, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें हमें क्या करना है, व्हाट विल द फॉलोइंग स्पीशीज बी कॉल्ड। मतलब ये तीन जो हमारे आइटम्स दिए गए हैं, डिफरेंट आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, तो ये हमें ये पहचानना है कि ये कौन से स्पीशीज में है। आइसोटोन्स है, आइसोबार है, आइसोटॉप्स है, ठीक है, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कौन सा है कौन सा नहीं है। इसमें देखो 18 आर्गन 14, 19 पोटेशियम 14, 20 कैल्शियम 14, यानी कि ए एटॉमिक वेट यानी कि मास हमारा कितना है तीनों में। तो जिसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान होगी तो वो क्या कहलाएगा, संभारित या आइसोबार। तो ये हम, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा आइसोबार। व्हाट विल द फॉलोइंग स्पीशीज बी कॉल्ड। 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 15, 8 ऑक्सीजन 16। कैलकुलेट करें बेटा, क्या था हमारा 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 15 और 8 ऑक्सीजन 16। कार्बन में लेंगे बेटा हम 6 कार्बन 14 की बात करें तो Z इक्वल टू P हमारा 6 आ रहा है, ठीक है बेटा, और ये हमारा है 14, तो इसमें n देखेंगे 14 माइनस 6 तो n इक्वल टू 8। अब हम बात करते हैं 7 and 15 में Z इक्वल टू P 7 A इक्वल टू 15 और n इक्वल टू 15 माइनस 7 तो n इक्वल टू 8। नेक्स्ट है हमारा 8 ऑक्सीजन 16, इसमें Z इक्वल टू P इक्वल टू E इक्वल टू 8, A हमारा 16 तो n इक्वल टू कितना आएगा बेटा 16 माइनस 8 n इक्वल टू 8। देखो परमाणु क्रमांक हमारा डिफरेंट है, परमाणु भार भी डिफरेंट है। कैलकुलेट हमने जब न्यूट्रॉन्स की संख्या को ज्ञात किया तो इसमें भी 8 आया, इसमें भी 8 और इसमें भी 8। इसका मतलब ये स्पीशीज जो है हमारी आइसो न्यूट्रॉनिक में, आइसो न्यूट्रॉनिक। ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाएंगे। ले 17 क्लोरीन 35। अब इसमें हमें सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करनी है। 17 क्लोरीन 35, जिसमें क्लोरीन का परमाणु भार, परमाणु क्रमांक हमारा 17 होता है और परमाणु भार 35, तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो बेटा इसमें क्या दिया है, परमाणु क्रमांक कितना दिया है, एटॉमिक नंबर 17, मतलब Z इक्वल टू 17। और हमारा प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन Z इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी कितनी होगी बेटा 17।
ठीक है। अब न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे हम, जिसमें हमारा क्या दिया हुआ है, मास नंबर हमारा दिया हुआ है 35, यानी कि ए से डिनोट करते हैं। तो फिर न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 35 माइनस 17 इक्वल टू 18, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या 18। ये क्वेश्चन बताएं बेटा आप सभी लोग। सेवेंटीन क्लोरीन माइनस 35, इसमें आपको न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये तीनों काउंट करने हैं। 17 क्लोरीन 35 जो है उसमें हमने ये रेडाइन ऐड कर दिया है, तब हमारा क्या होगा, क्लोरीन माइनस 35 है, जेड कितना हो गया 17, ठीक है। तो फिर पी भी हमारा 17 हो गया, हो गया। तो फिर इलेक्ट्रॉन कितना होगा हमारा 17 प्लस 1, क्योंकि इसमें चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज होगा तो जितने नेगेटिव चार्ज हैं तो उतने ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर कितना है 1, तो इसलिए 1 ऐड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आएगा 18, और न्यूट्रॉन 35 17 इक्वल टू 18। मतलब परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या 17 है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या 18। ठीक है। अगर आपका चार्ज वाला आएगा तब आप इस तरीके से करेंगे, और आपका अगर केवल आइटम्स आएगा। ये बताओ कि ये क्लोरीन जो है वो कैसा आइटम्स है इस समय, और ये कैसा आइटम्स है। क्लास में अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, किसी डेफिनेशन में लिया था हमने, ये आयनिक फॉर्म में है, मतलब रेडाइन है, और ये न्यूट्रल है। जब परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन जब हम करते हैं तो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये लेते हैं आप। इसको न्यूट्रल क्लोरीन एटम से है जो नेगेटिव वाला, इसको आप एटॉमिक नंबर में नहीं काउंट कर सकते। क्या इसको हम कर सकते हैं 12 मैग्नीशियम प्लस 2, इसके लिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पता है 12 मैग्नीशियम आयन जो है, इसके लिए प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी बेटा, जेड हमारा कितना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 12, 2 पॉजिटिव चार्ज है इसलिए तो माइनस हो जाएगा 10, और न्यूट्रॉन 24 माइनस 12 इक्वल टू 12।